हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी की तैयारी के लिए बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ और सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, तो एक एक चीज़ आप नोट डाउन करते चलेंगे। नोटबुक पेन उठा ले, बिल्कुल भी क्लास में आना ना भूलें। सभी लोग समय से क्लास देखें और एक एक चीज़ें नोट डाउन करते चले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। ए लिली में, बी घासों में, सी आर्किड्स में, डी लेग्यूम्स में। लिली में, घासों में, आर्किड्स में, लेग्यूम्स में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हमारे कुछ साथियों का कहना है कि क्वेश्चन को पढ़ने का समय दीजिए, वे आंसर करना चाहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नोट भी करते चलिए, उसके बाद ही हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो जो वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, कीजिए फ्रेंड्स आंसर इसका। आप लोग भी करिएगा और हम भी आपको बता ही रहे हैं। लिली में, घासों में, आर्किड्स में, लेग्यूम्स में। तो इसका सही उत्तर होगा बी। जो बी है हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो घास है, घास में जो है वो वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, घास में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी पादप की मूल शीर्ष कोशिकाओं में 42 गुणसूत्र हो तो इसकी एल्यूरान कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि जो पादप की मूल शीर्ष कोशिका में 42 गुणसूत्र हो तो इसकी एल्यूरान कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? यहाँ गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है। 63, 84, 21, 42। 63, 84, 21, 42। ध्यान से पढ़िएगा साथी क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप भी क्वेश्चन पढ़िए, आप भी क्वेश्चन के आंसर कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जो 63 है वह गुणसूत्रों की संख्या होगी। किसमें होगी? जो 42 पादप की मूल शीर्ष कोशिका में 42 गुणसूत्र हो तो इसकी एल्यूरान कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वह 63। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। तो सभी लोग ऑप्शन ए राइट आंसर कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलीफार्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। फिलीफार्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। अंड का, सहायक कोशिका का, युग्मनज का, निलंबक का। अंड का, सहायक कोशिका का, युग्मनज का, निलंबक का। कीजिए आंसर आप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो सहायक कोशिका है उसका उदाहरण या अभिलक्षण जो है वह फिलीफार्म उपकरण जो है इसका अभिलक्षण है। फिलीफार्म उपकरण का एक प्रमुख अभिलक्षण जो है वो सहायक कोशिका का अभिलक्षण है। तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परागण ऑटोगेमस होता है? निम्नलिखित में से किसमें परागण ऑटोगेमस होता है? जीनोगेमी, कॉस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जिटोनोगेमी। जीनोगेमी, कॉस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जिटोनोगेमी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो क्लिस्टोगेमी है, क्लिस्टोगेमी वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लिस्टोगेमी जो है ऑप्शन सी। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परागण ऑटोगेमस किस में होता है? तो क्लिस्टोगेमी में होता है। सी
उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जाति में बीजांडकाई बहुभ्रूणता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसकी जाति में बीजांडकाई बहुभ्रूणता पाई जाती है? गॉसिपियम में, ट्रिटिकम में, ब्रेसिका में, सिट्रस में। सिट्रस जो है वह खट्टे फलों के लिए है, ब्रेसिका जो किसका कुल है वह सरसों का है, ट्रिटिकम गेहूं से संबंधित है, ठीक है, और गॉसिपियम जो है वो मक्का से संबंधित है। तो जो ट्रिटिकम, ब्रेसिका, सिट्रस, गॉसिपियम है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। पूछा गया है किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डी करेक्ट हो जाएगा। सिट्रस में बहुबीजांडकाई बहुभ्रूणता पाई जाती है। जो बीजांडकाई बहुभ्रूणता है वह सिट्रस में पाई जाती है। क्वेश्चन है, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन होता है। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन होता है भूस्थारी द्वारा, भूस्थारिका द्वारा, ऊपरी भूस्थारी द्वारा, अंत भूस्थारी द्वारा। भूस्थारी द्वारा, भूस्थारिका द्वारा, ऊपरी भूस्थारी द्वारा, अंत भूस्थारी द्वारा। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो बी ऑप्शन है वह राइट आंसर होगा। भूस्थारिका द्वारा जो है पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन होता है भूस्थारिका द्वारा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही पादप पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है। एक ही पादप के पुष्प के जो परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो परागकणों का स्थानांतरण है क्या कहलाएगा? परनिषेचन, सजात पुष्पी परागण, केंद्रिक संलयन, स्वयुग्मन। परनिषेचन, सजात पुष्पी परागण, केंद्रक संलयन, स्वयुग्मन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन भी लगाइए फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सजात पुष्पी परागण जो है एक ही पादप पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का जो स्थानांतरण है वह सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। नेक्स्ट है, वायु परागित पुष्प होते हैं। वायु परागित पुष्प होते हैं छोटे तीव्र रंध्रयुक्त तथा बड़ी संख्या में परागकण उत्पन्न करने वाले। बी है, छोटे बड़ी संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले, बड़े प्रचुर मात्रा में मकरंद तथा परागकण उत्पन्न करने वाले, छोटे मकरंद तथा शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा करेक्ट होगा। छोटे बड़ी संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले जो है छोटे बड़ी संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो वायु परागित पुष्प हैं छोटे बड़ी संख्या में शुष्क परागण उत्पन्न करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोदीना में वर्धी प्रजनन होता है। पोदीना में वर्धी प्रजनन होता है ऊपरी भूस्थारी द्वारा, भूस्थारिका द्वारा, प्रकंद द्वारा, अंत भूस्थारी द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
अंतःभूस्थारी द्वारा जो है वह पोदीना में वर्धी प्रजनन होता है, अंतःभूस्थारी के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप संरचनाओं के निम्नलिखित जोड़े में से किस एक जोड़े में गुणसूत्र की संख्या अगुणित होती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, बीजांडकाय तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, अंड केंद्रक तथा द्वितीयक केंद्रक। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिका जो है वह गुणसूत्रों का अगुणित होती है। किसमें गुणसूत्र अगुणित होंगे? तो अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत जो कोशिकाएं हैं उसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के भीतर एक लिंगता में पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? पुष्पों के भीतर एक लिंगता पाए जाने में से किस बात को रुकावट पहुंचती है? स्वयुग्मन को मगर सजातपुष्पी परागण को नहीं, सजातपुष्पी परागण तथा परनिषेचन दोनों को, सजातपुष्पी परागण को परंतु परनिषेचन को नहीं, स्वयुग्मन तथा सजातपुष्पी परागण को। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्वयुग्मन को मगर सजातपुष्पी परागण को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या करता है? बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या करता है? परागनलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। भ्रूणकोश के भीतर एक से अधिक नलिका को प्रवेश नहीं करने देता है। पराग नलिका को खोल देता है। पराग नलिका को सहायक कोशिका से अंड में जाने को दिशा देता है। बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या कार्य करता है? ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन को। आपको समय भी दिया जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने का, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं हम, तो आप भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, गलती ना करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। तो कौन करता है? जो बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण जो है वह पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। बी ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनावृत बीजियों में पराग कक्ष क्या होता है? अनावृत बीजियों में पराग कक्ष क्या होता है? परागकण के भीतर की एक कोशिका जिसमें पुमणु बनते हैं। बीजांड के भीतर की एक गुहा जिसके भीतर परागण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं। गुरु युग्मकोद्भिद के भीतर का एक छिद्र जिसमें से होकर पराग नलिका अंड तक पहुंचती है। लघु बीजाणुधानी जिसके अंदर भीतर परागकण विकसित होते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बीजांड के भीतर की एक गुहा
जिसके भीतर परागण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स कि जो एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? लघु बीजाणु, जनन कोशिका, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं। जो एंजियोस्पर्म नर युग्मक हैं वह जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? निम्न में से कौन सा कैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, नर युग्मक, अंड, परागण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो कैलोस भित्ति से घिरा रहता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे संकर पादप घास में इस बात से भिन्न होते हैं कि इनमें बीज बीजांडों से बनते हैं, दारुवहनिकाएं नहीं होती हैं, पराग नलिकाएं अनुपस्थित होती है, भ्रूणपोष का बनना निषेचन से पहले होता है। शंकुधर पादप घासों में कौन सी बात भिन्न होती है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, भ्रूणपोष का बनना निषेचन से पहले होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। शंकुधर पादप घासों में इस बात से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें जो है घासों में भ्रूणपोष का बनना निषेचन से पहले होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक धान्य दाने में भ्रूण का एकल बीजपत्र किसका प्रतिदर्श है? धान्य दाने में भ्रूण का एकल बीजपत्र किसका आदर्श है? मूलांकुर चोल, स्कूटेलम, प्रोफिल, प्रांकुर चोल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कूटेलम। ऑप्शन बी, एकल बीजपत्री किसका प्रतिदर्श है? तो स्कूटेलम का प्रतिदर्श है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक फसलीय पादप में सजीव प्रजता क्यों एक अनैच्छिक लक्षण है? वार्षिक फसलीय पादप में सजीव प्रजता क्यों एक अनैच्छिक लक्षण है? यह पादप के ओज को कम करता है, इससे पादप की उर्वरता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बीज में लंबी सुप्तावस्था होती है, बीज को सामान्य परिस्थिति में अगले वर्ष के लिए भंडारित नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बीज को सामान्य परिस्थिति में अगले वर्ष के लिए भंडारित नहीं किया जा सकता है। डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कोशिका द्वारा परागनली भ्रूणकोश में पहुँचती है? अंड कोशिका, परसिस्टेंट सिनर्जिड, डीजेनेरेटेड सिनर्जिड, केंद्रकीय कोशिका। अंड कोशिका,
परसिस्टेंट सिनर्जिड, डीजेनेरेटेड सिनर्जिड, केंद्रीय कोशिका। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परसिस्टेंट सिनर्जिड जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऐसा बीजांड जिसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के आकार का हो तथा फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के काफी निकट हो। एम्फीट्रॉपस, सिरसोनोट्रॉपस, एट्रॉपस, एनाट्रॉपस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्फीट्रॉपस जो है वह ऐसा बीजांड इसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के आकार का होता है तथा फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के निकट हो, एम्फीट्रॉपस कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपस्थानिक भ्रूणता कहे जाने वाले एक असंग जनन प्रारूप में भ्रूण सीधे किससे परिवर्धित होते हैं? भ्रूणकोश के भीतर सहायक कोशिकाओं अथवा प्रतिव्यासांतों से, बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों से, युग्मनज से, बीजांड के भीतर के सहायक भ्रूणकोशों से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों से जो है ये परिवर्धित होते हैं। बी करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों पादपों का पत्तियों के टुकड़ों से कायिक प्रजनन किया जा सकता है? ब्रायोफिलम तथा कैलेंचू, अगेव तथा कैलेंचू, एस्पेरेगस तथा ब्रायोफिलम, क्राइसेंथिमम तथा एगेव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रायोफिलम तथा कैलेंचू। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें 1 से 2 बार पढ़िएगा तो वह आपको जल्दी समझ में आएगा। बोला गया था कि जो एक जोड़े में दोनों पादपों का पत्तियों के टुकड़ों से कायिक प्रजनन किया जा सकता है, ब्रायोफिलम तथा केंचुए का जो है वह प्रजनन जो है टुकड़ों से कायिक प्रजनन किया जा सकता है। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा साथी। अगला क्वेश्चन है, एंथेसिस एक परिघटना है जिसका संबंध है, एंथेसिस एक परिघटना है जिसका संबंध है पराग के बनने से, परागकोश के विकास से, पुष्पकली के खुलने से, वर्तिकाग्र द्वारा पराग को ग्रहण करने से। एंथेसिस एक परिघटना जिसका संबंध होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्पकली के खुलने से जो है एंथेसिस परिघटना का संबंध है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पत्ती के अंतिम सिरे से प्रोपेग्यूल करता है? अंकुरण पर्ण पादप, मार्केंसिया, मांस, भ्रमण फर्न। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो भ्रमण पर्ण पादप है पत्ती के अंतिम सिरे से प्रोपेग्यूल करता है। अगला है, ऐसा बीजांड जो इतना मुड़ा हुआ हो कि न्यूसेलस तथा भ्रूणकोश फ्यूनिकल से 90 डिग्री समकोण पर हो। हेमिट्रॉपस, कैम्पाइलोट्रॉपस, एनाट्रॉपस, आर्थोट्रॉपस। हेमिट्रॉपस, कैम्पाइलोट्रॉपस, एनाट्रॉपस, आर्थोट्रॉपस। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
हेमीट्रॉपस जो है वह ऐसा बीजांड जो हेमीट्रॉपस है वो इतना मुड़ा हुआ हो कि न्यूसेलस तथा भ्रूणकोश फ्यूनिकल से 90 डिग्री जो है वह समकोण पर झुका होगा। 90 डिग्री समकोण पर झुका होगा हेमीट्रॉपस। नेक्स्ट है, जब किसी द्विगुणित मादा पादप का एक चतुर्गुणित पादप के साथ संकरण कराया जाता है तो उससे बनने वाले बीज में भ्रूणपोष की कोशिकाओं की गुणितता क्या होती या होगी? पंचगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑब्वियसली जो चतुर्गुणित पर उसका पादप संकर प्रसंकरण कराया जा रहा है तो वह चतुर्गुणित कोशिका जो है वो गुणिता चतुर्गुणित होगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्प वाले पादप में आर्किस्पोरियम से बनता है। पुष्प वाले पादप में आर्किस्पोरियम से बनता है। केवल टेपिटम तथा स्पोरोजिनस कोशिका, केवल स्पोरोजिनियम कोश की भित्ति, दोनों भित्ति तथा स्पोरोजिनस कोशिका भित्ति तथा टेपिटम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों भित्ति तथा स्पोरोजिनस कोशिका जो है पुष्प वाले पादप में आर्किस्पोरियम से बनता है। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आवृतबीजी में परागनलियां अपने नर युग्मक को किससे मुक्त करती हैं? केंद्र की कोशिका में, एंडीपोडल कोशिका में, अंड कोशिका में, सिनर्जिड में। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सिनर्जिड में जो है नर युग्मक को सिनर्जिड में मुक्त करती हैं। आवृत बीजियों में परागनलियां अपने नर युग्मक को सिनर्जिड में मुक्त करती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनाट्रोपस बीजांड में माइक्रोपाइल की दिशा होती है। एनाट्रोपस बीजांड में माइक्रोपाइल की दिशा होती है। ऊर्ध्व दिशा, नीचे की ओर, दाएं बाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीचे की ओर की जो दिशा है वो माइक्रोपाइल की दिशा। एक एनाट्रोपस बीजांड में माइक्रोपाइल की दिशा नीचे की ओर होती है। बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आवृतबीजी में टेट्राड में सभी 4 युग्म सूक्ष्म बीजाणु टेट्राड एक परत से घिर होते हैं जो बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज का, कैलोज का, सेल्यूलोज का, स्पोरोपोलेनिन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैलोज का बना होता है कौन? आवृतबीजी में टेट्राड में सभी 4 सूक्ष्म बीजाणु टेट्राड एक परत से घिरे होते हैं जो बना होता है कैलोज का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सिट्रस में एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी किसके कारण होता है? सिट्रस में एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी किसके कारण होता है? निभाग, अध्यावरण, युग्मनजी, भ्रूण, निषेचित अंडे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अध्यावरण। एम्ब्रियोनी जो है वह अध्यावरण के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिट्रस में एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी अध्यावरण के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायु परागण किसमें पाया जाता है? साल्विया में, बोटल ब्रश में, वेलिसनेरिया में, नारियल में। सभी साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समय भी दिया जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने का।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो वायु परागण है वह नारियल में पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, घास में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व परागकण बनने के लिए क्या होता है? एक अर्धसूत्री व दो समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन एक समसूत्री विभाजन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अर्धसूत्री एवं एक समसूत्री विभाजन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 8 केंद्र की भ्रूणकोश होता है, 8 केंद्र की भ्रूणकोश होता है, सदैव टेट्रास्पोरिक, सदैव मोनोस्पोरिक, सदैव बाइस्पोरिक, कभी कभी मोनोस्पोरिक, कभी कभी बायोस्पोरिक तथा कभी कभी टेट्रास्पोरिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदैव मोनोस्पोरिक जो है वह 8 केंद्र की ये भ्रूणकोश होता है, सदैव मोनोस्पोरिक। नेक्स्ट है, पक्षी परागित पुष्प के लक्षण है, पक्षी परागित पुष्प के लक्षण, नीला पुष्प तथा दलपुंज के आधार पर नेक्टरीज की उपस्थिति, लाल मीठा सुगंधित पुष्प के साथ नेक्टरीज, गाढ़ा लाल पुष्प, सफेद सुगंध युक्त पुष्प। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा फ्रेंड, लाल मीठा सुगंधित पुष्प के साथ नेक्टरीज जो है पक्षी परागित पुष्प का लक्षण क्या है? लाल मीठा सुगंधित पुष्प के साथ नेक्टरीज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अनावृत बीजी भ्रूण का भ्रूणपोष होता है, अनावृत बीजी का भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगुणित होता है, अनावृत बीजी का भ्रूणपोष अगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक आवृत बीजी नर पादप द्विगुणित हो और मादा पादप चतुर्गुणित हो तो भ्रूणपोष होगा अगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, पंचगुणित। एक नर पादप द्विगुणित होगा और जो मादा पादप है वो चतुर्गुणित हो तो उसका जो भ्रूणपोष है वह होगा पंचगुणित। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचगुणित होगा। अगला है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने परागकण बनेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने परागण बनेंगे? 10, 20, 40, 80। 10, 20, 40 या 80। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 40 परागकण बनेंगे, जो है 40 परागकण बनेंगे, सी करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और क्लासेस देखते रहे, डेली क्लासेस देखते रहे। आपको अच्छे बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ साथियों का कहना है कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दीजिए, तो हम वो भी आपको, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप पीडीएफ भी ले लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़े फ्रेंड्स, आपको पढ़ने का आपसे समय भी दिया जाएगा और आप भी क्वेश्चन के आंसर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर कीजिए क्वेश्चन के, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और बने रहे हमारी क्लासेस के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। और भी जो फिजिक्स की क्लासेस और केमिस्ट्री की क्लासेस अभी नहीं लग पा रही है, कुछ कारण है इसीलिए नहीं लग पा रही है, सर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अभी आप कुछ ही दिनों में बस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।